नमस्कार, यूपीपीएस मॉडल्स के एक नए वीडियो आपका स्वागत है। घटना साल 2026 की जो हाफ ईयरली है वो आ चुकी है और इसमें जनवरी 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक का करंट कवर्ड है। यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए घटना साल जो है वो घटना साल एक रामबाण मैगजीन साबित होती है करंट के क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में। हाल ही में जितने भी एग्जाम्स उत्तर प्रदेश में हुए उनमें हमको एक चीज देखने को मिल रही है। हमें एक जो बदलता हुआ ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है कि अब वन लाइनर करंट के क्वेश्चंस के साथ साथ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। खास तौर से जो पीसीएस का एग्जाम है, जो आरओ का एग्जाम है, उसमें तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन कहीं ज्यादा है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स हैं, जैसे लोअर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, इसमें भी हमें उम्मीद कर सकते हैं कि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। खैर, क्वेश्चन चाहे मल्टी स्टेटमेंट हो चाहे वन लाइनर हो, दोनों ही चीजों के लिए, दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पर करंट को तैयार करेंगे। यानी कि जब हम करंट की तैयारी करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे कि हम करंट से रिलेटेड जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन और टर्शरी इंफॉर्मेशन, इन तीनों को प्रॉपरली कवर करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। करंट के किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर में भी और मल्टी स्टेटमेंट में तो हमको ये चीजें ध्यान रखनी ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जब आज घटना सार शुरू कर रहे हैं तो इस घटना सार में लगभग 240 के आसपास जो पेजेस हैं, और हम थोड़ा थोड़ा करके किसी दिन 10, किसी दिन 15, किसी दिन 20, जो भी कंटेंट होगा उसके हिसाब से इतने पेजेस कवर करके जल्दी से जल्दी इस घटना सार को कवर करने की कोशिश करेंगे। घटना सार जो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, इसकी जो मार्क्ड कॉपी है या जो हाईलाइटेड कॉपी है जिसमें अनोटेशंस होंगे, वो आप नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चंस का एमसीक्यू होगा वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पर घटना सार जब पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड पीडीएफ और जो एमसीक्यूज है उसकी प्रैक्टिस भी आप वहां पर जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घटना सार को शुरू कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारे पास घटना सार में वो है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम केवल उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि करंट के पॉइंट में बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हमारे पास होते हैं जिनका एग्जाम से कुछ भी लेना देना नहीं होता और जिनसे कोई भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं होती। तो हम सारी चीजें यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे, लेकिन उन सभी चीजों को छोड़ देंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं सुश्री तकाइची सनाए, और ये 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की यात्रा पर रही हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, और कब से कब तक भारत की यात्रा पर रही है ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हमको महीना दे दिया जाता है या पीरियड दे दिया जाता है और कहा जाता है कि कौन सा राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इस पीरियड में भारत की यात्रा पर रहा है, या कोई राष्ट्राध्यक्ष का नाम दे दिया गया और कहा गया कि ये कब भारत की यात्रा पर थे। तो ये हमको ध्यान रखना है। और इनके बीच में जो ये आयोजन हुआ था वो था 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। अभी भारत और जापान के बीच में जो वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 2006 में। और 2006 में इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत करने का डिसीजन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और जापान के उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच में लिया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था दोनों के बीच में जो स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप है इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देने की। ठीक, और यहाँ पर इनके बीच में जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें जो वार्ता हुई, वार्ता के बाद भारत और जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, धातु, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा के लिए संयुक्त रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो समझौते हैं वो है। भारत और जापान के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी पहले से काम हो रहा है, और अभी हाल ही में अप्रैल 2006 में भारत जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक वार्ता यानी कि स्ट्रैटेजिक डायलॉग का आयोजन भारत और जापान के बीच में किया गया। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कई सारे डिसीजन जो हैं वो लिए गए, कई सारे समझौते किए गए, कई सारी घोषणाएं करी गई। जैसे भारत और जापान के बीच का जो डेटा सेंटर है उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई, जो जीपीयू, कंप्यूटर रिसोर्सेज, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने की बात वहां पर कही। ठीक, इसके अलावा दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिसर्च करने और इनोवेशन में भी मिलकर काम करने की बात करी है। जैसे आईआईटी बॉम्बे, भारत जन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन जो भारत का है, इंडिया का है, और जापान का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स है, इनके बीच में लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर रिसर्च के लिए समझौता हुआ है।
भारत की एक कंपनी है सर्वम और जापान की एक कंपनी है प्रेफर्ड नेटवर्क। उनके बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी स्टैक पर कोऑपरेशन के लिए समझौता हुआ है इसी आ, आयोजन में। साथ ही साथ जापान ने 2030 तक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जापान ने 2030 तक भारत से 500 हाई स्किल्ड यानी कि उच्च कुशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने देश में बुलाने का टारगेट रखा है, काम करने के लिए, नौकरी देने के लिए। ठीक, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। अब ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें दोनों देशों ने 6 इंपॉर्टेंट समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जो हाईलाइट करना है उतना ही आपको ध्यान रखना है, उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक, इसमें जो शिखर सम्मेलन में 6 समझौते तो हुए ही हुए हैं, इसके अलावा कुछ बातें और हैं, जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर समुद्री और रक्षा सहयोग को गहरा करने की दिशा में कदम उठाए जाने की बात हुई है। साथ ही साथ इनके बीच में जो नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, नौसैनिक अभ्यास होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने की बात की गई कि इनको और अधिक किया जाए। डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए कोऑपरेशन यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाने की, और भारत जापान 2+2 जो मिनिस्टीरियल मंत्री स्तरीय वार्ता होती है उसके आयोजन की भी बात यहाँ पर करी गई। यहाँ पर एक चीज आई है 2+2 डायलॉग यानी कि 2+2 वार्ता। कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो 2+2 वार्ता होती है दो देशों के बीच में हो रही, और इनमें दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो एक साथ बैठकर वार्ता करते हैं। अगर हम जापान के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर और जापान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो मिलकर बैठकर बात करेंगे। और क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज के दो दो मंत्री शामिल होते हैं, दोनों ही देशों के डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर बैठकर यहाँ पर बात करेंगे, इसीलिए इसको 2+2 डायलॉग कहा जाता है। भारत जो है इस समय कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के साथ ही इस तरीके के डायलॉग्स को करता है, 2+2 वार्ता करता है। और ये कौन कौन से, इनमें मेनली जो है वो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और रूस है। ये मेन कंट्रीज है जिनके साथ 2+2 डायलॉग इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो जापान से एक साल यानी कि 2025-26 के बीच में 100 से ज्यादा नए कारोबारी समझौते हुए हैं। तो हम इससे ये समझ सकते हैं जापान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और जापान के साथ हमारे जो व्यापारिक और जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है वो कितनी आगे तक जा रहे हैं। और ये जो 100 से अधिक समझौते हुए इनमें 10 अरब डॉलर से ज्यादा जापानी इन्वेस्टमेंट के भारत में आने की उम्मीद करी गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक, साथ ही साथ भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी बनाने वाली देश की चौथी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ठीक, मारुति जो है वो देश की पहली ऐसी कार थी जो आम आदमी के लिए बनाई गई थी राजीव गांधी जी के समय में। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो मारुति सुजुकी जो है वो एक कोलैबोरेशन है इंडिया की मारुति का और जापान की सुजुकी का। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा के खरखौदा में चौथी फैक्ट्री लगाई जाएगी, यानी कि इसकी 3 और फैक्ट्री जो है वो भारत में काम कर रही हैं। तो जो इसकी सबसे पहली जो फैक्ट्री है, जो सबसे और बड़ा प्लांट है मारुति का, वो गुरुग्राम हरियाणा में है। दूसरा मानेसर, ये भी हरियाणा में है। ठीक, और तीसरा जो है वो गुजरात के हंसलपुर में है। ठीक, तो ये 3 प्लांट है और चौथा प्लांट कहाँ पर, हरियाणा के खरखौदा में स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका उद्घाटन यहाँ पर कर दिया गया। अब जो 6 समझौते हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो 6 समझौतों में हमारे पास दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सह विकास यानी कि डिफेंस को डेवलपमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, अब ये डिफेंस को डेवलपमेंट समझौते में बेसिकली क्या होगा, इस समझौते के तहत दोनों देश जो है वो नौसैनिक प्लेटफॉर्म के लिए नेवल रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न का संयुक्त रूप से विकास करेंगे। यूनिकॉर्न यानी कि यूनिकॉर्न मास्ट का संयुक्त रूप से विकास करेंगे। यहां हमको ये ध्यान रखना है कि जो यूनिकॉर्न मास्ट है, इस यूनिकॉर्न मास्ट का जो पूरा नाम है वो है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स, पूरा नाम भी पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ठीक, इसी से बना है यूनिकॉर्न। ठीक, अब ये जो एंटीना है बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो युद्धपोत होता है
उसमें कई सारे अलग अलग तरीके के एंटीना लगे होते हैं जो रेडार और जो कम्युनिकेशन के काम आते हैं। अब जो यूनिकॉर्न सिस्टम है, जिसमें अलग अलग एंटीना की जरूरत खत्म हो जाएगी और एक ही एंटीना एक ही जगह पर ये सारे काम कर लेगा, और ये जो मास्ट या जो टावर होता है जहाज का, उसके अंदर ही ये समिट जाएगा। फायदा क्या होगा? कई सारे एंटीना फैले हुए हैं, अब एक ही एंटीना होगा तो दुश्मन से हमको सुरक्षा मिलेगी। बहुत सारे एंटीना होने से जहाज का आकार जो है वो रडार पर बड़ा दिखता है, उसको स्पॉट करना आसान होता है, दुश्मन को पता चल जाता है। ये सिस्टम उनको एक ही यूनिफाइड एंटीना में समेट देता है, जिससे जहाज दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ जाता है, ठीक नहीं आ पाता है। साथ ही साथ ये जहाज की कम्युनिकेशन और जो रडार कैपेबिलिटीज है उनको और ज्यादा व्यवस्थित बनाता है और ज्यादा कुशल बनाता है। तो इससे हमारी जो एक नेवल डिफेंस है, वो नेवल डिफेंस और ज्यादा मजबूत होगी। हमारे जहाजों की, जो पानी के जहाज हैं, जो युद्धपोत हैं, उनकी जो स्टिल्ड कैपेबिलिटी होगी वो और ज्यादा मजबूत होगी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिफेंस को डेवलपमेंट की बात हो रही है, रक्षा सह विकास की बात हो रही है, वो क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है। ये रक्षा सह विकास वो व्यवस्था होती है जिसमें दो देश मिलकर किसी सैन्य प्रणाली, उपकरण या रक्षा प्लेटफॉर्म का ज्वाइंट डेवलपमेंट करते हैं, संयुक्त विकास करते हैं, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता को साझा किया जाता है, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, लागत यानी कि कॉस्ट को कम की जाती है, और जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सहयोग जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर यूनिकॉर्न एंटीना के बारे में यहाँ पर बताया, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो समझौते हुए हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया है। इससे नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया में किस लेवल पर है ये हम सभी जानते हैं, और इसके तहत भारत को जापान अपने सुपर कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करेगा, ठीक है। जापान के सुपर कंप्यूटर तक हमारी जो है वो पहुंच होगी, और इससे हमको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। आर्थिक सुरक्षा की अगर बात करें तो दोनों देश सेमीकंडक्टर, जो क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, और जो जरूरी सामान की सप्लाई चेन को आपस में मजबूत करेंगे, जिससे संकट के समय जो सप्लाई है वो प्रभावित ना हो। हम लोगों ने कोरोना के समय देखा था कि चीन से हमारे पास जो चिप्स वगैरह हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह हैं, वो आती थी, और कोरोना के समय उनकी सप्लाई में कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन आया था, और इससे भारत और दुनिया के बहुत सारे देशों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता। तो उसके बाद भारत ने शुरू किया अपना सेमीकंडक्टर मिशन, जिससे कि ये सप्लाई चेन अगर बाधित होती तो उसका जो है नुकसान वो ना उठाना हमको पड़े। और जापान के साथ ये जो समझौते हो रहे हैं ये भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हेल्थ की चीज में अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं, और दोनों देश मिलकर सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने का काम करेंगे। भारत जापान बायोगैस गैस पहल के तहत देश में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद के प्लांट लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये। अर्थव्यवस्था और निवेश की बात यहाँ पर अगर हम लोग करें तो भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम के तहत 129 व्यापारिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट विभिन्न उद्योगों के लिए 2 ट्रिलियन येन, येन जापान की करेंसी है, 2 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। और भारत और जापान वर्ष 2027 को ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स के रूप में मनाने के लिए सहमत हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स के रूप में मनाने के लिए सहमत हुए हैं। किस वाले साल को? 2027 वाले साल को, इसको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आरोग्य सेतु 2.0 सहित अन्य डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार ने देश की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 29 जून 2026, तारीख ध्यान रखनी है, आरोग्य सेतु 2.0 और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया है, ठीक।
अब आरोग्य सेतु की अगर हम लोग बात करें तो कोरोना के समय ये ऐप इंट्रोड्यूस करी गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोगों के संपर्क में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति आया है उनकी ट्रेसिंग की जा सके, उनकी पहचान की जा सके, जिससे कि कोरोना को फैलने से रोका जा सके और इन्फेक्टेड लोगों को पहचान कर उनका इलाज वगैरह जो है वो करवाया जा सके। ठीक। और उसी का जो सेकंड वर्जन है अब लॉन्च किया गया है। पहले कोविड-19 के दौरान संपर्क अनुरेखण, वही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसकी हम लोगों ने अभी बात करी है, उसके लिए डेवलप्ड आरोग्य सेतु ऐप को अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन के रूप में पुनः विकसित किया गया है। यानी कि जो पहला वर्जन आरोग्य सेतु का था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना, कोरोना से पीड़ित लोगों की पहचान करना, उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करना। और अब क्या हो गया है? अब ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक। अब ये केवल स्वास्थ्य आपातकालीन निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नागरिकों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन प्लेटफॉर्म बन गया है, हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा बना सकते हैं। सहमति के आधार पर डॉक्टरों या अस्पतालों के साथ साझा भी कर सकते हैं। अब ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा बेसिकली क्या होता है? तो आभा की अगर हम लोग बात करें तो आभा जो है वो 14 नंबर का एक या 14 अंकों का एक यूनिक आईडी है। ठीक। 14 डिजिट की यूनिक आईडी है आभा। ठीक। जो आपकी सारी जो हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको डिजिटल रूप में एक जगह जोड़ने का काम करती है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखना और उन्हें डॉक्टर या अस्पतालों के साथ आसानी से शेयर करना। ठीक। अब इसके जरिए क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी जांच करता है, डॉक्टर उसके कई सारे टेस्ट करवाता है, तो वो सारी चीजें आभा जो उसके अकाउंट है उसमें जाके स्टोर हो जाएंगी। ठीक। और डिजिटल रूप में वहां पर होंगे, जिससे कि जो पुरानी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी प्रेस्क्रिप्शन होंगे, आपके जो भी टेस्ट हुए होंगे, उनके जो भी रिजल्ट आए होंगे, वो आसानी से डिजिटल फॉर्मेट में वहां पर संभाल कर रखे जाते हैं। और क्योंकि डिजिटली आपके आभा अकाउंट से लिंक्ड है तो मरीज कहीं से भी अपने मेडिकल रिकॉर्ड को देख सकता है, डॉक्टर को दिखा सकता है। यहाँ पर एक बात यह भी है कि प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है आभा में। आपकी परमिशन के बिना आपका कोई भी हेल्थ से रिलेटेड डेटा किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर को नहीं दिख सकता। इसके होने की अब क्या हुआ फायदा? इसके होने से फायदा ये हुआ कि हर बार अस्पताल जाने पर पूरा कागजों का बंडल, रिपोर्ट्स का बंडल आपको ले जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरी मेडिकल हिस्ट्री आपकी आभा आईडी से लिंक हो सकती है और अगर वो आभा आईडी से लिंक है तो वो आप डॉक्टर को वहां पर शेयर करके दिखा सकते हैं। ठीक। ये जो आभा है जिसको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नाम अब दिया गया, उसको पहले हेल्थ आईडी के नाम से जाना जाता था, जिसको भारत सरकार ने सितंबर 2021 में लॉन्च किया था। ठीक। तो ये जो आभा है इसको लॉन्च कब किया गया था? सितंबर 2021 में, और उस समय इसको बोला जाता था हेल्थ आईडी, और अब नाम क्या हो गया है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा। ठीक। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि एबीडीएम है उसके तहत पूरे देश में उसको लागू किया गया था। नाम यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आ भी गया और आगे हमको इसके बारे में बात भी करनी है। तो हम लोग अगर देखें तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसको शुरू किया गया था 27 सितंबर 2021 को। कब? 27 सितंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। और एबीडीएम यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो देश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको डिजिटल बनाना था। जैसे कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और जो मरीज होते हैं उनके बीच में एक डिजिटल नेटवर्क तैयार हो सके, वैसा जैसा हम लोगों ने भी आभा में देखा। लेकिन इसमें केवल आभा नहीं है, इसके अगर हम कंपोनेंट्स को देखें तो इसके कंपोनेंट्स में आभा है जिसकी बात हम लोगों ने करी। साथ ही साथ यहाँ पर जो HPR है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, इसका एक कंपोनेंट है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी कि SPR क्या होता है? SPR में देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, उनका डिजिटल डेटाबेस होता है। साथ ही साथ इसका एक कंपोनेंट है HFR। HFR क्या है? हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री।
देश के सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लैब की जानकारी भी इसमें डिजिटल रूप से जो है वो मौजूद होती है। ठीक, तो ये जो है ये चार मेन कंपोनेंट हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के। आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी कि HPR, और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री HFR। ध्यान रखिएगा इस पर भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है। ठीक, तो यहां अगर हम लोग देखें तो ये जो आरोग्य सेतु 2.0 है, इसमें ये जो फैसिलिटीज दी गई इससे होगा क्या, इसमें स्कैन एंड शेयर की सुविधा भी बेसिकली क्या है, जोड़ी गई है। स्कैन एंड शेयर सुविधा में क्या होगा, इस स्कैन एंड शेयर सुविधा से मरीज अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों में यानी कि हेल्थ इंस्टीट्यूट में तेजी से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिससे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा सरल, तेज और कागज रहित बनाई जा सकेंगी। ठीक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में हम लोगों ने बात करी। इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव देश भर में इंटर ऑपरेबल डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड स्वास्थ्य पहचान प्रणाली विकसित करना है, जिसका काम इसके एक कंपोनेंट के रूप में आभा करता है। ठीक, जून 2026 तक इस मिशन के तहत 90 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट जो है वो बनाए जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने आभा अकाउंट बनाए जा चुके हैं ये हमको ध्यान रखना है। वहीं 25 जून 2026 तक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में 38 करोड़ से ज्यादा आभा हेल्थ आईडी, 4.80 लाख से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थान और 9.50 लाख से ज्यादा पंजीकृत डॉक्टर शामिल हो चुके हैं। तो जो बाकी पार्ट है HPR HFR, उसमें भी यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाई जा रही है कि इतने लोग और जुड़ चुके हैं, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक, और इसके नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो रहा है। ठीक, अब ये जो कार्यक्रम जिसमें आरोग्य सेतु 2.0 को लॉन्च किया गया था, इसी में नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज की भी शुरुआत की गई। अब नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज बेसिकली क्या करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो इलाज की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा 5 लाख का इलाज करवाया जा रहा है वो केवल जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको ही जो है वो है। ठीक, बाकी लोग क्या है, बाकी लोग जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के आश्रित रहते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कितना झंझट करती हैं, कितना परेशान करती हैं लोगों को उनका क्लेम एक्सेप्ट करने में, वो हम सब जानते हैं। इसी के लिए यहाँ पर नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज यानी कि NHCX की शुरुआत करी गई है। ये क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव है अस्पतालों और जो बीमा कंपनियां उनके बीच में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स की जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करना, जिससे कि जो क्लेम्स है उनका सेटलमेंट तेज रहे और जो गलतियां हैं उन गलतियों में, उन त्रुटियों में कमी हो, और जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो एक अच्छा कदम है ये। साथ ही साथ सरकार ने ड्रग रजिस्ट्री, कॉमन LOINC कोड्स फॉर इंडिया यानी कि CLCI, ये CLCI इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। कॉमन LOINC कोड्स फॉर इंडिया यानी कि CLCI का शॉर्ट फॉर्म है, इसकी शुरुआत करेंगे। ये क्या है, देखिए कॉमन LIONC कोड्स फॉर इंडिया, जिसमें LIONC बेसिकली, LOINC जो है बेसिकली क्या है, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफायर्स नेम्स एंड कोड्स हैं। सरल भाषा में अगर हम लोग देखें तो जो OINC है ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। ठीक, किस चीज का स्टैंडर्ड है, अब जैसे हम कहीं पर टेस्ट किसी लैब में कराने के लिए जाते हैं या डॉक्टर ने हमारा कोई टेस्ट लिखा, तो उस टेस्ट के नाम होते हैं, उनके टेस्ट के कोड होते हैं। जैसे अगर हमको हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाने को कहा गया, तो अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग कोड से पुकारा जाता है, अलग अलग लैब में अलग अलग डॉक्टर इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग कोड से पुकारते हैं। कोई इसको केवल HB लिखता है, कोई इसको HGB लिखता है, कोई पूरा हीमोग्लोबिन काउंट के नाम से लिखता है। ऐसे ही जो शुगर के टेस्ट होते हैं, जिसमें ब्लड शुगर, ग्लूकोज वगैरह होती है, तो उसके लिए कुछ लोग ब्लड शुगर लिखते हैं, कुछ लोग ग्लूकोज टेस्ट लिखते हैं, कुछ लोग FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, या कुछ लोग PPBS, जैसे अलग अलग नामों से इसको करते हैं। ऐसे लिपिड प्रोफाइल में भी अलग अलग
नाम से इसको पुकारा जाता है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये जो कोड है, ये अब इन जो टेस्ट हैं इनको इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ये जो कंफ्यूजन है ये कंफ्यूजन ना, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अलग अलग टेस्ट के जो कोर्स हैं वो लोगों के सामने है, जिससे कि अलग अलग जगहों पर कोई समस्या उत्पन्न ना होने पाए समझने में। ठीक है, तो ये वाला कोड है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये लैब टेस्ट जो वाइटल साइंस है और जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है उनको पहचानने के लिए एक ग्लोबल कोड सिस्टम इसको यहाँ पर अपनाने की बात हो रही है। ठीक है, फिर यहां पर भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विसेज, आयुष्मान सारथी चैटबॉट और ई सुश्रुत क्लिनिक को भी लॉन्च किया गया। तो केवल आरोग्य सेतु 2.0 नहीं, बहुत सारी चीजें उस कार्यक्रम में लॉन्च की गई। ठीक, भारत में अगला है, वैज्ञानिक रूप से दर्ज जीव जंतुओं की कुल संख्या जो है वो 1,05,953 हो गई है। कैसे? 2025 के दौरान देश में 483 ऐसी जीव प्रजातियां खोजी गई जिन्हें विज्ञान ने पहली बार रिकॉर्ड किया, जबकि 226 प्रजातियां ऐसी मिली जो पहली बार भारत में रिकॉर्ड करी गई हैं। ठीक, कहां पर ये जानकारी हमको मिली? 30 जून 2026 को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 111वें स्थापना दिवस पर कोलकाता में एनिमल टैक्सोनॉमी समिट जो है वो आयोजित की गई थी, और उसी समिट में ये जानकारी जो है वो दी गई। ठीक, और इस मौके पर जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है, उन्होंने एनिमल डिस्कवरीज 2025, प्लांट डिस्कवरीज 2025 और फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट वर्जन 3.0 जारी किया। एनिमल डिस्कवरीज में जो जंतु प्रजातियां खोजी गई उनकी जानकारी दी गई है। प्लांट डिस्कवरीज 2025 में जो वनस्पतियां हैं, जो प्लांट हैं जो खोजे गए उनकी जानकारी दी गई है। ठीक, और देश में 483 प्रजातियां खोजी गई जिनको विज्ञान ने पहली बार दर्ज किया गया। मतलब ये है कि जो 483 प्रजातियां जो खोजी गई हैं, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरी दुनिया में अब तक साइंस को पता ही नहीं थी। ये पूरी दुनिया में अब तक विज्ञान के लिए अज्ञात थी, यानी कि इनको दुनिया में पहली बार पहचाना गया और वैज्ञानिकों ने इनका नामकरण और ऑफिशियल तरीके से इनको ऑफिशियल तौर पर पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया। सीधे शब्दों में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये 483 स्पीशीज या प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से नई हैं और इनके बारे में साइंस को, विज्ञान को पहले से बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक, 226 प्रजातियां ऐसी मिली जो पहली बार भारत में रिकॉर्ड करी गई। ये बता रहा है कि 226 स्पीशीज भारत में पहली बार रिकॉर्ड की गई हैं। इसका मतलब यह है कि ये प्रजातियां दुनिया में तो पहले से मौजूद थी और किसी और देश में तो देखी जा चुकी थी, लेकिन भारत में उनको पहली बार देखा गया है या भारत में उनको पहली बार दर्ज किया गया है। ठीक, तो जो 226 प्रजातियां हैं वे वो नई नहीं है, पहले से हैं, लेकिन भारत की बायोडायवर्सिटी की जो लिस्ट है उसमें वो पहली बार जुड़ी है, भारत में पहली बार देखी गई और रिकॉर्ड करी गई। ठीक, यानी कि अगर हम लोग देखें तो 483 प्लस 226 मिलाकर कुल 700 नए जीवों के रिकॉर्ड देश के जो बायोडायवर्सिटी डेटाबेस है उसमें जोड़ा गया है। और इसके साथ भारत में वैज्ञानिक रूप से जो रिकॉर्डेड जीव जंतुओं की कुल संख्या वो बढ़कर 1,05,953 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फिगर है ये। ठीक, जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये कहा कि दुनिया के कुल भूभाग का जो जियोग्राफिकल लैंड है पूरी दुनिया की, उसका केवल 2.4% हिस्सा जो है वो भारत के पास है, लेकिन दुनिया की 7 से 8% जो प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। ठीक, और इसी वजह से इतना कम प्रोपोर्शन लैंड एरिया में होने के बावजूद भी जो बायोडायवर्सिटी है उसके मुताबिक भारत एक बड़ा रोल प्ले करता है पूरी दुनिया में, और 17 सबसे बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत शामिल है। एनवायरमेंट वाले जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला करंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये जो प्रजातियां मिली है इनमें सबसे ज्यादा 98 नई प्रजातियां कहां पर मिली है? केरला में मिली है, ये ध्यान रखिएगा। और
पश्चिम बंगाल में 76, कर्नाटका में 67, अरुणाचल प्रदेश में 65 नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं। यानी कि नई प्रजातियों के मिलने वाले कंटेक्स्ट में नंबर 1 पर केरला है, नंबर 2 में पश्चिम बंगाल है, नंबर 3 में कर्नाटक और नंबर 4 में अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। अपने एनवायरमेंट वाले नोट्स में इनको इंक्लूड कर लीजिएगा अगर आपने बनाए हो तो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात अगर करें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे 2014 के बाद देश में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई है। एशियाई शेरों की संख्या 523 से बढ़कर 891 यानी कि 891 हो गई है। वहीं रामसर साइट 24 से बढ़कर 100 और इको सेंसिटिव जोन करीब 1865 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 68,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो गए हैं। ठीक, और यहां पर इसी मौके पर इसी समिट के दौरान पैलियो इंडिया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। पैलियो इंडिया मतलब जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो जीवाश्म हमको मिलते हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी। ठीक, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश भर में मिले 5,000 से ज्यादा फॉसिल्स की जानकारी उपलब्ध होगी, मौजूद होगी। ठीक, जिससे अभी तक हमको इन्हें देखने जाना होता था तो म्यूजियम्स में जाते थे, लेकिन अब लोग ऑनलाइन भी इनको देख सकेंगे, इनके बारे में जान सकेंगे और वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी जीवाश्मों और जैव विविधता से जुड़ी जानकारी आसानी से देख सकेंगे। ठीक, फिर लेह में भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड फ्लावर पार्क की आधारशिला रखी गई। तो ये फ्लावर होगा, फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर पार्क है और हाई एल्टीट्यूड फ्लावर पार्क है देश का पहला। कहां पर रखी गई है ये हमें ध्यान रखना है, दो है। ठीक, लद्दाख के लेह जिले में 22 जून 2026 को दो उच्च हिमालयी पुष्प उद्यानों यानी कि फ्लोरिकल्चर पार्क की आधारशिला यानी कि फाउंडेशन रखी गई है। और ये कहां पर है, एक है चोगलामसर में और दूसरा इस्तकना में। तो ये दो फ्लावर पार्क लेह लद्दाख में है, एक चोगलामसर में है और दूसरा हमारा इस्तकना में है। ठीक, ये जो प्रोजेक्ट है इनको भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास जो है वो बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ठंडे रेगिस्तान, लद्दाख क्या है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक, ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में फूलों की खेती को बढ़ावा देना, बायोडायवर्सिटी को और ज्यादा समृद्ध करना और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक, फ्लोरिकल्चर क्या है, नाम से ही जाहिर है, फ्लोरी मतलब फूलों से संबंधित। तो ये हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी की एक ब्रांच है। ये बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर की वह शाखा है जो फूलों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित होता है। पहला फ्लोरिकल्चर पार्क चोगलामसर में विकसित किया जा रहा है, इसका क्षेत्रफल 92,687 वर्ग किलोमीटर टू 92,687 स्क्वायर किलोमीटर होगा और ये लद्दाख की पहली डेडिकेटेड यानी कि समर्पित फ्लोरिकल्चर परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी परियोजना कहां पर होगी, लेह में लद्दाख यूनिवर्सिटी जो है उसके स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्तकना के प्रोमाइसेस में स्थापित किया जाएगा। ये बड़ा है, ये 1.02 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में विकसित होगा। तो पहला कौन सा है, चोगलामसर है, और दोनों में बड़ा कौन सा है, जो इस्तकना वाला है वो बड़ा होगा। और ये दोनों प्रोजेक्ट जो होंगे ये क्षेत्र में फूलों की खेती और अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करेंगे और जो इस्तकना वाला है देश का पहला हाई एल्टीट्यूड पार्क होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं इनको टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक जो असिस्टेंस है, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता जो है वो प्रदान कौन करेगा, इसको प्रदान करने के लिए जो लद्दाख लद्दाख क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी है तो लद्दाख यूटी के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि ISBT पालमपुर के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं इन पार्क्स को टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। महंगे फूलों को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जैसे लिली हो गया, ग्लैडियोलस हो गया और ट्यूलिप हो गया, जिससे कि रोजगार भी यहाँ पर क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक, बाद में इस तकनीक और अनुभव को किसान सहकारी समितियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे कि ये कॉमर्शियल लेवल पर फूलों की खेती कर सकें। फिर है हमारा चेन्नई में विश्व के पहले CUCL थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र। हाइड्रोजन की तरफ दुनिया जा रही है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है
ठीक है। हाइड्रोजन के उत्पादन के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। हाइड्रोजन को जनरली अभी तक जो उत्पादित किया जाता है वो कैसे उत्पादित किया जाता है, पानी को तोड़कर। पानी को जो हम उसको अपघटित करते हैं तो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं और इस तरीके से हाइड्रोजन को उत्पन्न किया जाता है। ठीक। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली CuCl थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र होगा, अलग तरीके का है। कहां पर किया जा रहा है, चेन्नई में किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है हमको ध्यान रखना क्योंकि ये अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई है। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 26 जून 2026 को कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल पर बेस्ड परमाणु ऊर्जा संचालित, ध्यान रखिएगा, कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल इसकी टेक्नोलॉजी है। और इसके लिए जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी किससे आएगी, एटॉमिक एनर्जी से आएगी। दुनिया के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की शुरुआत करी है। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर उत्पादित होगी, यहाँ पर ये पूरी तरीके से कार्बन मुक्त तरीके से उत्पादित होगी और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादित होगी। रॉ मटेरियल यहाँ पर भी पानी ही होगा। ठीक। ये जो संयंत्र है ये कलपक्कम में बने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से निकलने वाली एटॉमिक एनर्जी का उपयोग करके चलाया जा रहा है। हम एक बार CuCl यानी कि कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो है ये साइंस के कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज है ये हाइड्रोजन बनाने की एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कॉपर यानी कि तांबा और क्लोरीन के जो केमिकल्स हैं उनको यूज करके पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। आमतौर पर क्या होता है, सब लोगों ने बात करते कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए बिजली का यूज किया जाता है, लेकिन ये वाली जो टेक्निक है ये हाई टेम्परेचर हाई हीट का उपयोग करती है। और जो ट्रेडिशनल तरीका है बिजली का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को बनाने वाला, पानी का अपघटन करके, उससे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीका ये माना जाता है। चेन्नई में ये जो सेंटर स्टैब्लिश किया गया ये दुनिया का पहला ऐसा इंडस्ट्रियल लेवल का प्लांट है जो इस स्पेसिफिक थर्मो केमिकल साइकिल की टेक्निक पर बेस्ड है। ठीक। आसान शब्दों में अगर बात करें तो ये एक ऐसी हाइड्रोजन फैक्ट्री है जहां पर बिजली के बजाय केमिकल्स और हीट का इस्तेमाल करके पानी से हाइड्रोजन बनाई जाएगी। हम जानते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का यानी कि फ्यूचर का क्लीन एनर्जी जो फ्यूल है वो माना जा रहा है। तो ये टेक्निक अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होने वाली है। ठीक। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने करी है, परमाणु ऊर्जा विभाग के सेक्रेटरी यानी कि सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने करी है। ये जो सेंटर है, ये जो केंद्र है, इसको मॉडल या प्रौद्योगिकी को परखने वाले संयंत्र प्लांट के रूप में तैयार किया गया, यानी कि ये अभी टेस्ट फेज में है हम बोल सकते हैं। ठीक। तभी मैंने कहा कि अगर सफल हो जाती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुंबई का जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क है, ठीक, उसके द्वारा पूरी तरह अपने देश में विकसित की गई CuCl थर्मोकेमिकल साइकिल और फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकलने वाली जो हीट है उसका उपयोग करके हाइड्रोजन बनाकर दिखाना है। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर पर कोयले से अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन की परियोजना। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल जिसके कई सारे यूजेज हैं। इसको विस्फोटक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी किया जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। और यहाँ पर अब हम कोयले से अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन की परियोजना पर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल टेक्निक है जिसमें कोयले का उपयोग करके अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया जाएगा। ठीक। जनरली क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो नेचुरल गैस से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोयले से इसको बनाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भारत जो है वो अपनी जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट के लिए जो नेचुरल गैस है उसका आयात करता है। ठीक। इस नेचुरल गैस का इस्तेमाल वो अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए करता है। तो इसकी बेसिकली क्या, अगर हम कोयले का इस्तेमाल करके अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे भारत अपनी जो एनर्जी और फर्टिलाइजर जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत भी कर सकता है।
हमारे पास कोयले के बड़े भंडार हैं, बहुत बड़ा स्टोर हमारे पास कोयले का है, बहुत बड़ा रिजर्व हमारे पास कोयले का है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से कोयले का इस्तेमाल केवल बिजली बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो मूल्यवान रसायन है और जो उर्वरक है उनके उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ठीक। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों को फर्टिलाइजर की यानी कि खाद की एक निरंतर और सस्ती आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, तो सिंपल सी बात है, भारत की आत्मनिर्भरता बनेगी। और ये आत्मनिर्भर भारत के टारगेट या उसके लक्ष्य को भी बढ़ावा देती है, जिससे दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती है। तो यहाँ पर ये जो अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन परियोजना है जिसको कोयले से बनाया जाएगा, इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2026 में उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में करी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये कहाँ पर करी गई, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। इस परियोजना को कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर संयुक्त उद्यम भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड यानी कि BCGCL द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो नई बॉडी आई है BCGCL, इसको किन दो बॉडीज ने मिलकर बनाया है? कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है ये। इसमें 25,016 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और जैसा हम लोगों ने बात करी, ये ऊर्जा सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन और घरेलू कोयला संसाधनों के मूल्यवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये भारत की पहली कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक स्तर की फैसिलिटी है, जिससे कोयला गैसीकरण के माध्यम से घरेलू कोयले की तकनीकी ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनेगा भारत का पहला हेलीकॉप्टर कॉरिडोर। भारत का सबसे लंबा और एडवांस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है और केंद्र सरकार ने देश का पहला डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कॉरिडोर बनाने का निर्णय यहाँ पर लिया है। ये जो है बेसिकली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के रूप में काम करेगा और ये घायलों को गोल्डन आवर में एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके सीधे अस्पतालों तक पहुंचाएगा। तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, इसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अस्पताल तक पहुंचने में देर ना हो और तुरंत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सके कम से कम समय में, इसके लिए हेलीकॉप्टर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहाँ पर एम्बुलेंसेस के रूप में किया जाएगा। ठीक। आम जनता के लिए हवाई सुविधा पूरी तरीके से मुफ्त रहेगी, ये ध्यान देने वाली बात है। योजना के तहत 1386 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के किनारे हर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस हेलीपैड और छोटे एरोड्रोम बनाए जाएंगे। घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई फीस नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि आम जनता के लिए सुविधा पूरी तरीके से मुफ्त रहेगी, इसके बदले में टोल लिया जाएगा। फीस जो है वो भुगतान NHAI रोड सेफ्टी फंड से होगी। हालांकि इस पूरे एयर कॉरिडोर के परिचालन का वित्तीय मॉडल तैयार कर लिया गया है। टोल को बढ़ाया गया है इसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। इसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 3 से 5% यानी कि 15 से 25 रुपए टोल टैक्स में मामूली बढ़ोतरी करने का प्रपोजल भी रखा गया है। PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको लागू किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार देगी, जबकि इसका जो संचालन है वो निजी विमानन कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे देशों में सुविधाएं पहले से ही चल रही हैं। ठीक है, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आते हैं, भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यानी कि शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश बन गया है। मतलब क्या है? मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा जहाजों को तोड़ने वाला और जहाजों को रिसाइकल करने वाला देश भारत हो गया है। जब कोई बड़े जो जहाज होते हैं उनकी भी लाइफ होती है, वो जब बहुत पुराने हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं कि अब उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उनको स्क्रैप के रूप में तोड़ा जाता है। ठीक है, और स्क्रैप के रूप में तोड़े जाने का जो प्रोसेस है इसको शिप रिसाइकलिंग कहा जाता है। और ये जो चीज यहाँ पर हुई है, इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के पुराने जहाजों को तोड़ने, उनसे लोहा, दूसरी मेटल्स और बाकी जो चीजें उनको निकालने का सबसे ज्यादा काम जिस देश में होता है वो अब कौन बन गया है? भारत बन गया है। भारत में गुजरात में अलंग एक जगह है, अलंग में यही काम होता है और अलंग जैसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड भारत में बने हुए हैं और पूरी दुनिया से जहाज भारत में लाए जाते हैं।
ठीक है। उस इलाके में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और केवल एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं है बल्कि लोहे और स्टील की जो भारी मांग है उसको पूरा करने के लिए रिसाइकिल की गई जो मेटल्स है उनका एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। अब ये जो बात है ये आई कहां से है, ठीक, ये जानकारी दी किसने, इसको इंफॉर्मेशन दी किसने है। तो 22 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन को हम लोग बोलते हैं अंकटाड, ठीक, UN CTAD, अंकटाड, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। यूएन की एक बॉडी है, 1964 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक। तो इसने कुछ आंकड़े दिए हैं और उन आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो 2025 में भारत ने जहाज पुनर्चक्रण यानी कि शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट पाई है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग जो नेशन है, जहाज पुनर्चक्रण देश या राष्ट्र बन गया है, ठीक। यहाँ पर भारत की जो वैश्विक हिस्सेदारी है, ग्लोबल जो इसका शेयर है, वो 35.4% तक पहुंच गया, यानी कि दुनिया के जितने भी जहाज जो तोड़े जाते हैं, रिसाइकल किए जाते हैं, उनमें 35.4% जो जहाज है वो इंडिया में रिसाइकल किए जाते हैं, ठीक। कुल पुनर्चक्रण मात्रा जो है, जो रिसाइकलिंग जो क्वांटिटी है, वो 2.99 मिलियन ग्रॉस टन दर्ज की गई है। मिलियन ग्रॉस टन बेसिकली एक जहाजों के संबंध में इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है, एक यूनिट है, ठीक। ये 2024 के 30.1% और 1.86 मिलियन ग्रॉस टन की तुलना में उल्लेखनीय है, और इस उपलब्धि ने भारत को समुद्री उद्योग में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। जहाज पुनर्चक्रण क्या होता है हम लोगों ने अभी देखा, और मुख्य रूप से गुजरात के अलंग में स्थित है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े जहाज पुनर्चक्रण केंद्रों में गिना जाता है। बस इतना इसमें ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, इंडिया का मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, उसके तहत 2030 तक भारत को ये उपलब्धि हासिल करनी थी, लेकिन निर्धारित टारगेट के पहले ही भारत ने जो टाइमलाइन थी उसके पहले ये लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है। अब इतने बड़े लेवल पर भारत में शिप्स की रिसाइकलिंग होती है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर बनी हुई है, तो इसको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक अधिनियम है जिसका नाम है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019, जो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी चीजों को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ये कानून जो है वो भारतीय नियमों को जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण से संबंधित हांगकांग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुरूप बनाता है, क्योंकि ये जहाज है, इनमें कई सारे जहाज ऐसे होंगे जो मर्चेंट नेवी से संबंधित होंगे, जिनमें अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता रहा होगा। उसमें कुछ चीजें जहरीली हो सकती हैं, कुछ चीजें पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं, तो वो नुकसान ना पहुंचा सके इसके लिए प्रॉपर जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। बाकी हमको यहाँ पर और किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक। फिर आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग सहित 11 उत्पादों को जीआई टैग जो है वो मिला है। तो जून 2026 में झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। इनमें भोया साड़ी और फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, तुमका चादर, बारोनी पेंटिंग, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट, टसर सिल्क और साड़ियां, जादो पटिया पेंटिंग और पंचो साड़ी और फैब्रिक शामिल है। इनके नाम हमको ध्यान रख लेने हैं। इसके पहले इस स्टेट की सोहराई पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है, और कई सारी जो है चीजें उनके जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक। यहाँ पर जादू पटिया जो नाम है जादू समुदाय से आया है, और जादू जो कम्युनिटी वहां की है, ये जादू कम्युनिटी इस तरीके की पेंटिंग बनाती है, और इसीलिए इसको जादू पटिया नाम दिया गया है। पटिया का अर्थ है स्क्रॉल, यानी कि कागज या कपड़े का टुकड़ा जिस पर ये पेंटिंग बनाई जाती है, और जादू वो कम्युनिटी जो ये पेंटिंग बनाती है। ये जो कम्युनिटी के लोग हैं वो में रहते हैं कहाँ पर, दुमका जिले के नवासार गांव में ये रहते हैं, ठीक। इसमें ये जो पेंटिंग बनती है जादू पट्टिया पेंटिंग, इसमें जो मेन जो थीम होती है वो रामायण और महाभारत की कहानियां होती हैं, त्योहार और दूसरे जो अनुष्ठान या रिचुअल्स हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जो इसका थीम है वो है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद का जीवन,
जब किसी संथाल परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो ये चित्रकार मृतक के परिवार के पास उस पेंटिंग के साथ जाते हैं और उसमें दिवंगत आत्मा के दर्द को दर्शाया गया होता है, जो पेंटिंग बनाई गई होती है। साथ ही साथ असम के 4 उत्पादों को भी जीआई टैग मिला है। ये कौन कौन से हैं? कार्बी आंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट, असम का बिहू पेपा, असम का बांस शिल्प और देवरी हैंडलूम उत्पादन, इनको भी जीआई टैग जो है वो प्रोवाइड किया गया है। जीआई टैग की बात अगर हम लोग करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। ठीक। और बॉडी जो इसको प्रोवाइड करती है उसका नाम भी यही है। ये जो बॉडी है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के अंडर काम करती है। ठीक। भारत में जो जीआई टैग है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 यानी कि भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। एक बार अगर जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी वैलिडिटी जो है वो 10 साल तक रहती है और 10 साल के बाद इसको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, 10 साल के लिए ही आपको ये जीआई टैग मिलता है। ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इसको ट्रिप्स समझौते के तहत कंजर्व किया गया है और इसको डब्ल्यूटीओ यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक। अभी अगर देखें आज की डेट में 650 से ज्यादा जो प्रोडक्ट हैं देश भर में उनको जीआई टैग मिल गया है। सबसे ज्यादा जो जीआई टैग है वो किस स्टेट के पास है मुझे कमेंट में आप बताइए। ठीक है। फिर है उड़ीसा के मयूरभंज में 1.5 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं। कहां पर मिले हैं? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में मिले हैं 1.5 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवों के अवशेष। कहां पर मिले हैं? तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, जगह ध्यान रखें। उड़ीसा के मयूरभंज में बारीपदा है, वहां पर बुध बलंगा नदी एक बहती है और इसी बुध बलंगा नदी के किनारे जो बारीपदा फॉसिल बेड है वहां से शार्क के दांत, शार्क की जो कशेरुकाएं हैं, मछलियों की हड्डियां, मोलस्क के खोल और जो सूक्ष्म समुद्री जीव हैं उनके जीवाश्म देखने को मिले हैं। ठीक। ये चीज ये बताती है कि ये जो जगह जो आज जमीन पर है ये किसी जमाने में समुद्र के नीचे रही होगी, तभी इस प्रकार के समुद्री जीवों के अवशेष फॉसिल के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जो जीवाश्म है मियोसीन एरा से रिलेटेड है और जो लगभग 2.3 करोड़ साल पहले शुरू होकर 53 लाख साल पहले तक चला था। यहां अगर हम लोग देखें तो ये जो नाम आया है नदी का बुध बलंगा नदी, ये ध्यान रखने वाली है। जो बुध बलंगा नदी है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल पहाड़ियों से निकलती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि एक झरना है जो एग्जाम में बार बार आता है, बरही पानी झरना। जो बरही पानी झरना है वो बरही पानी झरना इसी बुध बलंगा नदी पर सिचुएटेड है। बरही पानी झरना इसी बुध बलंगा नदी पर सिचुएटेड है। ये जो झरना है ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है और अगर हम लोग देखें तो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में तीसरे नंबर पर इसका नाम आता है। 560 मीटर ऊंचा जो बजराई झरना है और 455 मीटर ऊंचा जो कुंचिकल झरना है, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर बरही पानी झरना आता है जो इसी बुध बलंगा नदी पर सिचुएटेड है। ठीक। बाकी चीजों से हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ये जो अभियान जिसमें इनको खोजा गया है, ये इसका जो नेतृत्व है ये नेतृत्व उड़ीसा के जो यूनिवर्सिटी है और जो महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी है उसके रिमोट सेंसिंग और जीआईएस डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर देवव्रत नंदी ने किया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर है भारत दुनिया के प्रमुख वीजा कार्यक्रमों में शीर्ष स्थान पर। 11 जून 2026 को एक रिपोर्ट जारी करी गई थी और इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि भारत जो है वो दुनिया के प्रमुख वीजा कार्यक्रमों में शीर्ष स्थानों पर बना हुआ है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दुनिया में जो भी वीजा प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा वीजा लेने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से हैं? वो इंडिया से हैं। ठीक।
अमेरिका के H1 वीजा कार्यक्रम में भारत सबसे बड़ा स्रोत देश है, जबकि ब्रिटेन के स्किल्ड वर्कर वीजा और यूरोपीय संघ के ब्लू कार्ड कार्यक्रम में भारत दूसरे स्थान पर है। H1B वीजा जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहता है। हम जानते हैं अमेरिका का एक नॉन इमिग्रेंट अस्थायी वीजा है। अमेरिकी कंपनियां जो है वो उन फॉरेन प्रोफेशनल्स को देती हैं जिनको अपने यहाँ वो काम पर रखना चाहती हैं। ठीक है, खासतौर से जिनके पास हायर एजुकेशन हो या डिग्री कोई हो उच्च शिक्षा की, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और मैथ्स से रिलेटेड चीजों में। स्किल्ड वर्कर वीजा बेसिकली ब्रिटेन का है, जो उन लोगों के लिए है जो ब्रिटेन में किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसे होम ऑफिस द्वारा स्पॉन्सर करने की अनुमति मिली हो और जिसके पास एक वैलिड जॉब जॉब ऑफर हो। ठीक, खैर, तो ये जितने भी वीजा प्रोग्राम्स हैं इनमें सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो कौन से देश के लोगों का है? वो इंडिया के लोगों का है। ठीक, ये रिपोर्ट जो जारी करी है वर्क फोर्स मैनेजमेंट सर्विस फर्म डील ने जारी करी है और इसके अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कुशल पेशेवरों की आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है और बदलते वैश्विक प्रवासन रुझानों यानी कि ग्लोबल माइग्रेशन जो ट्रेंड्स हैं उनका लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में है। क्यों? क्योंकि भारत के प्रोफेशनल जो है वो इतने लायक हैं कि दुनिया के सभी देश उसको वीजा जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के गोल्डन वीजा और सामान्य रोजगार वीजा दोनों कैटेगरीज में सबसे आगे हैं। यूएई की कुल आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 38% है। ठीक, 150 से अधिक देशों में 40,000 से ज्यादा कंपनियों के भर्ती आंकड़ों पर इसको रिपोर्ट को बेस किया गया है और यहाँ ये कहा गया है कि वीजा धारक कर्मचारियों को उसी पद पर जो लोकल लोग काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि डील के प्लेटफॉर्म पर भारतीय पेशेवरों की भर्ती में सबसे तेज गति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दर्ज करी गई है, जहां साल दर साल आधार पर 724% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा जो भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है इन वीजास के हिसाब से वो 724% की वृद्धि हुई है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ब्रिटेन में 142% है और अमेरिका में 139% की वृद्धि जो है वो देखी गई है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पेशेवरों के लिए यूएई सबसे बड़ा वैश्विक गंतव्य बना हुआ है। फॉरेन डेस्टिनेशन के सबसे ज्यादा लोग वहीं पर जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, फिर ब्रिटेन है, फिर अमेरिका है और फिर कनाडा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है WEF की अग्रणी प्रौद्योगिकी फर्मों की सूची में 9 भारतीय स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या हिंदी में विश्व आर्थिक मंच बोल रहे हैं, इन्होंने औद्योगिक श्रेणी की अग्रणी कंपनियों टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची जारी करी है। इस वैश्विक सूची में भारत के 9 नए स्टार्टअप्स को जगह दी गई है। जून 2026 की सूची को जारी करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि 23 देशों के ये 100 शुरुआती चरण के स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगले युग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज या प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं जिनमें उद्योगों और समाजों को बदलने की क्षमता है। भारत के जो यहाँ पर स्टार्टअप शामिल किए गए हैं वो बेसिकली डीप टेक और अंतरिक्ष नवाचार पर केंद्रित हैं। ठीक, इस सूची में 43 कंपनियों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन 10 कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर और 9 कंपनियों के साथ भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 पर है चाइना और नंबर 3 पर है इंडिया। ठीक, वर्ष 2000 में शुरू की गई टेक्नोलॉजी पैनल्स पहल दुनिया भर के शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स का एक प्रमुख समुदाय है जो अपनी तकनीकों और नवाचारों से भविष्य को आकार दे रहा है। ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल यह ध्यान रखना कि शुरू कब किया गया था। इन भारतीय कंपनियों के शामिल होने से इस दल में भारत की कुल कंपनियों की संख्या अब 28 हो गई, यानी कि पहले जो कंपनियां शामिल थी वो 19 थी, 9 और जुड़ गई हैं, तो अब संख्या हो गई है 19 + 9 यानी कि 28। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो कंपनियां शामिल हुई ये कौन कौन सी हैं? तो पहली है एयरबाउंड, जो जो ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियों प्रणालियों तक रक्त यानी कि जो ब्लड है और जो जरूरी
मेडिकल सप्लाईज है उनको पहुंचाने के लिए ड्रोन नेटवर्क ऑपरेट करने का काम करता है। ड्रोन से ब्लड और जो जरूरी मेडिकल सप्लाईज है उनको ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने का ये काम करता है। दूसरा है बैलिट्रिक्स एरोस्पेस, स्पेस से रिलेटेड है, ये प्रणोदन प्रौद्योगिकियों का विकास और निर्माण करता है। बॉर्डर प्लस है, ये भी हेल्थ से रिलेटेड है और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज तलाशने में सहायता प्रदान करता है। फिर ध्रुव स्पेस, जो स्पेस एनवायरनमेंट सिस्टम का एक पार्ट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए छोटे उपग्रह प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा है। इथेरियल एक्सप्लोरेशन गिल्ड है, ये भी स्पेस से रिलेटेड है, ये लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप कर रहा है जो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए। ऑर्बिटे आईडी, ये भी स्पेस से रिलेटेड है, ये बेसिकली अंतरिक्ष में उपग्रहों में फ्यूल को भरना, मरम्मत करना और उन्हें कक्षा से हटाने की तकनीक पर कार्य कर रहा है कि जब वो बेकार हो जाए तो उनको कैसे हटाया जा सके, उस पर ये काम कर रहा है। फर्म बॉक्स बायो, नाम में ही बायो है तो ये जैव निर्माण के माध्यम से, बायो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से जो है वैकल्पिक लिपिड, प्रोटीन और ग्रीन केमिकल्स का उत्पादन कर रहा है। सरला एविएशन है जो हवाई यातायात से संबंधित है, विमानों का निर्माण कर रहा है। वराह है जो डेवलपिंग जो मार्केट्स हैं उनके लिए कृषि आधारित जलवायु समाधानों के लिए रिमोट सेंसिंग और ब्लॉकचेन टेक्निक को बना रहा है। ठीक, तो इन 9 के नाम याद रखने हैं और टॉप 10 का यहाँ पर नाम देके रखा गया है, तो टॉप 10 नहीं, कम से कम टॉप 5 तो हमको ध्यान ही रहे। भारत की पोजीशन ध्यान रहे तो नंबर 1 पर अमेरिका है, 43 कंपनीज है, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर भारत 9 कंपनीज के साथ, फिर ब्रिटेन है और उसके बाद जापान है। ठीक, फिर आता है वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में जियो शील्ड्स 20 में शामिल है। तो रिलायंस कंपनी का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसने वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में छलांग लगाई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जून 2024 में एक रैंकिंग जारी करी गई है जिसका नाम है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग 2026 और इसमें जियो प्लेटफॉर्म टॉप 20 में पहुंच गया है। 2025 की सूची में ये 320वें स्थान पर था, 300 स्टेप उसने ऊपर चढ़े और 320वें से 20वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, और अब ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में शामिल हो गई है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक टेक्नोलॉजिकल यूनिट है जो अब ह्यूआई, सैमसंग, क्वालकॉम, एलजी, पैनासोनिक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल टेक कंपनीज के ग्रुप में शामिल हो गई है इस 20वीं पोजीशन में आने के बाद। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक जियो प्लेटफॉर्म ने कुल 6,817 पेटेंट फाइल किए गए हैं जिनमें 2,393 पेटेंट भारत में और 4,424 पेटेंट जो है विदेशी बाजारों में फाइल किए गए हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है और लास्ट पॉइंट ध्यान रखना है बस इसमें। फिर आता है म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं यू मिन आन ह्लाइंग। ठीक, ये 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की यात्रा पर रहे। 2021 में जो यहाँ पर कूप हुआ था, सैन्य तख्तापलट हुआ था, उसके बाद इनकी पहली भारत यात्रा है। बोध गया के महाबोधि मंदिर में इन्होंने दर्शन किए, वहां से यात्रा इन्होंने की है। खैर ये उतना हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ की यात्रा करी। यहाँ अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट चीजें हमको केवल यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भारत जो है वो म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच में $2.1 बिलियन का व्यापार हुआ है और म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट और इंडो पैसिफिक पॉलिसीज का एक इंपॉर्टेंट स्तंभ है जो पूर्वोत्तर की सुरक्षा, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो म्यांमार शेयर करता है, कई सारे स्टेट से शेयर करता है। और हम देखते हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार से हमेशा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होने के चांसेस बने रहते हैं। रोहिंग्या और म्यांमार से भी कुछ ऐसी ही समस्या और बांग्लादेश से हमको देखने को मिलती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी चीजों में, यानी कि पूर्वोत्तर की सुरक्षा में, आसियान से कनेक्टिविटी में, हमारे जो समुद्री हित हैं और चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उसकी धरती का उपयोग भारत विरोधी जो विद्रोही गुट हैं जैसे NSCN-K, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, उल्फा
यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट फॉर असम द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो दो हैं ये म्यांमार में शरण लेके रहते हैं। इनके जो आतंकवादी होते हैं, जो इंसर्जेंट्स होते हैं, म्यांमार में ही जाके शरण ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अब ये काम नहीं करने दिया जाएगा इनको। साथ ही साथ दोनों देश वर्ष 2024 से संचालित रुपया क्यात, क्यात वहां की करेंसी है, तो सेटलमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, पेट्रोलियम, ऊर्जा और खनन क्षेत्र में निवेश सहयोग को गहरा करेंगे। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलैटरल हाईवे है, त्रिपक्षीय राजमार्ग है, उसको गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है, इसमें एक रोड बनाई जा रही है जो भारत से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाएगी, और उसके बनने के बाद हम बाई रोड जो है वो थाईलैंड तक जा पाएंगे। तो इसको गति देने के लिए जो कमिटमेंट है उसको भी दोहराया गया है। ठीक, भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा आईसीसीआर जो स्कॉलरशिप है उसकी संख्या 36 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की है। यानी कि अभी तक 36 लोगों को ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती थी, अब इसको 36 से बढ़ाकर 100 छात्रों को देने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, साथ ही साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उसमें भी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की बात दोनों देशों के बीच में की गई। बस इसमें इतना हमको पढ़ना है। फिर आंध्र प्रदेश में 1400 साल पुराने 25 जो शिलालेख हैं और जो शैल कलाकृतियां हैं उनकी खोज करी गई है। तो यहाँ पर इसकी खोज करी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने। 13 जून 2026 तारीख से हमको मतलब नहीं कहाँ खोजा गया, हमको उससे मतलब है आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला टाइगर रिजर्व जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां 25 प्राचीन अभिलेखों की दस्तावेजीकरण और उनकी प्रतिलिपि तैयार करी गई है। ये जो अभिलेख है ये 2nd सेंचुरी से लेकर 16वीं सेंचुरी तक की 1400 सालों की ऐतिहासिक अवधि को दर्शाता है, यानी कि इस एरा के ये मिले हैं। इनमें तेलुगु, कन्नड़, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए इंपॉर्टेंट अभिलेख शामिल हैं। ठीक, इसके साथ साथ 11 जून 2026 को गंगाराम पेंटा, मितोंटा, पालीतला, पोनालाबावी और जिलालापुर जैसे गांवों से 7वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के 8 तेलुगु अभिलेखों की प्रतिलिपियां तैयार की गई हैं। ठीक, फिर 12 जून 2026 को कन्नड़ और तेलुगु लिपि में लिखे गए 10 अन्य अभिलेखों का दस्तावेजीकरण यहाँ पर किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मतलब हमको नहीं है। हाँ, ये वाला पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि यह अभिलेख कल्याणी, चालुक्य, पोटापी चोल, काकतिया और विजयनगर काल से संबंधित पाए गए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 13 जून को 7 और अभिलेख मिले हैं जो सातवाहन काल से संबंधित हैं, जिनमें सातवाहन काल से संबंधित दुर्लभ अभिलेख शामिल हैं। ये जो अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, फिर नल्ला मल्ला टाइगर रिजर्व के अंदर कृष्णा नदी के तट पर अलातम क्षेत्र से प्राचीन शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग्स हैं उनकी पहचान भी की गई है। इनमें महापाषाणी यानी कि मेगालिथिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की कलाकृतियां शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। कौन कौन से पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं? एक पॉइंट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला और पहला पॉइंट जो हमारा है ये दोनों पॉइंट ये हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 की पहली बैठक। भारत जो है वो इस समय ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कर रहा है और भारत की इस चेयरमैनशिप के दौरान यानी कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के दौरान कई सारे कार्यक्रम, कई सारी बैठकें जो है वो भारत की मेजबानी में आयोजित हो रही हैं। और इसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि INSA के द्वारा सतत विकास के लिए AI का उपयोग और वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना जैसे टॉपिक पर, जैसे विषय पर, इसकी थीम पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 की पहली बैठक का आयोजन 10 जून 2026 को वर्चुअल माध्यम से किया गया। थीम ध्यान रखनी है हम लोगों को, किसके द्वारा किया गया वो याद रखना है, कब किया गया वो याद रखना है, ये पहली बैठक थी ये याद रखना है। अब ये जो सम्मेलन था इसमें ब्रिक्स कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो यहाँ पर ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया,
रशिया, साउथ अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम सहित 10 देशों की विज्ञान अकादमियों ने भाग लिया। यहाँ पर ध्यान रखिए, बेलारूस, नाइजीरिया, वियतनाम जो है फुल मेंबर नहीं है। ठीक, बात करते हैं मेंबर्स की भी, लेकिन पहले इसको कवर कर लें पूरा। ऑब्जेक्टिव क्या था बैठक का? न्याय संगत, जिम्मेदार और समावेशी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके डेवलपमेंट के लिए साझा दृष्टिकोण को अपनाना। अब देखिए, हम लोगों ने कितने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं, और उसमें लगभग हम देखें तो हर दूसरे पॉइंट में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा सेक्टर जो है वो इमर्ज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे। और ये हम लोग देख भी रहे हैं कि हर सेक्टर में, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो होने लगा है। ठीक, तो बैठक के दौरान विज्ञान और सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो ड्राफ्ट है या घोषणा पत्र है उसकी स्क्रूटनी करी गई और उसे और मजबूत बनाने पर सहमति बनाई गई। ठीक, दूसरी जो बैठक है ये प्रत्यक्ष बैठक होगी, ये वर्चुअल बैठक नहीं होगी। ये 2026 में ही 22-23 जुलाई को आईआईटी हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। तो पहली बैठक वर्चुअल थी, लेकिन दूसरी बैठक जो होगी वो प्रत्यक्ष होगी और हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। ठीक, भारत वर्ष 2026 में लचीलापन यानी कि रिजिलियंस, नवाचार यानी कि इनोवेशन, सहयोग यानी कि कोऑपरेशन और स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी के लिए निर्माण विषय के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। जो ब्रिक्स है बेसिकली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप है। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी, वो दुनिया के जो प्रमुख डेवलपिंग कंट्रीज को एक फोरम पर लाने के लिए की गई थी, जिससे कि वो ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उन पर अपनी जो बात है वो मजबूती से रख सके। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी। 2006 में रशिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक हुई थी, और उस बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी। और क्योंकि उस समय जो देश थे रशिया, चाइना, भारत और ब्राजील ही थे, तो इन देशों के पहले नाम के पहले अक्षर से इसका नाम डिसाइड किया गया। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। ठीक, तब इसको ब्रिक कहा जाता था। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था, रशिया के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, रशिया के येकातेरिनबर्ग में 2009 में पहला शिखर सम्मेलन, स्थापना 2006 में ही हो गई थी, शुरुआत 2006 में ही हो गई थी। 2010 में इसमें जुड़ता है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसमें एक एस और जुड़ जाता है और इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। 1 जनवरी 2024 के बाद से ब्रिक्स का एक्सपेंशन और शुरू होता है, और इसमें आज की डेट में अगर देखें तो मिस्र यानी कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई भी ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। हाल ही में अभी 6 जनवरी की बात अगर करें तो इसमें इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में फुल मेंबर के रूप में शामिल हो गया, जिससे टोटल मेंबरशिप हो गई है 10। यानी कि आज की डेट में ब्रिक्स में 10 जो है मेंबर कंट्रीज हैं। कई जगहों पर, कई वेबसाइट पर, इंटरनेट पे आपको 11 देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऑफिशियली 10 है। इंडोनेशिया इसमें शामिल होने वाली पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। भारत जो है वो 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स का अध्यक्ष है। इसके पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप की थी, यानी कि चौथी बार भारत जो है ब्रिक्स का चेयरमैन बना है। 2026 की जो थीम है वो हम लोगों ने बात अभी करी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। 2026 में तो इंडिया है, 2025 में ब्राजील इसका चेयरमैन था, 2024 में रशिया था, 2023 में साउथ अफ्रीका था और 2022 में चाइना ने इसकी अध्यक्षता की थी। रोटेशन होता रहता है यहाँ पर। ठीक है, जो 11 वगैरह देखने को मिलता है, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी, ग्रीस का नाम हमको मिलता है, और एक और कंट्री का नाम कोलंबिया वगैरह का नाम बीच में हमको देखने को मिलता है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर या उस पर बातचीत की शुरुआत कर ली है, लेकिन ऑफिशियली फुल मेंबरशिप अभी उनको नहीं दी गई है। इसीलिए ऑफिशियल फुल मेंबर जो है वो 10 ही है। तो ये हमको ध्यान रखना है, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है।
फिर है नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा। कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था नेपाल में कितना हंगामा हुआ था, नेपाल में नई सरकार आई थी और इस समय बालेन शाह जो है वो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, जो अक्सर भारत के विरोध में बात किया करते हैं, ग्रेटर नेपाल की बात किया करते हैं और कहते हैं कि भारत का जो अधिकांश जो पहाड़ी इलाका है, इसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ा इलाका है, वो नेपाल का होना चाहिए। खैर, वो एक अलग बात है। नेपाल के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नेपाल के जो विदेश मंत्री भारत आए थे उनका नाम है शिशिर खनाल। तो ये भारत की यात्रा पर थे। हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ये भारत आए हैं और 5 से 7 जून 2026 तक 3 दिनों की भारत यात्रा पर ये रहे हैं और कई सारी चीजों पर यहाँ पर बात की गई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में विकास सहयोग यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कोऑपरेशन, नेपाल में बहुत सारी विकास परियोजनाएं हैं जो भारत चला रहा है, जिनको भारत फाइनेंस कर रहा है। संपर्क, व्यापार और पारगमन, ऊर्जा और जन जन संबंधों यानी पब्लिक पब्लिक जो रिलेशंस हैं, क्योंकि हम जानते हैं नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है भारत का। ठीक, जो यहाँ पर पारगमन की बात हुई उसमें हम जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर वीजा फ्री एंट्री है, बिना वीजा के नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं। हालांकि बालेन शाह ने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं अभी, लेकिन फिर भी अभी तक वीजा फ्री है। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा भी यहाँ पर की गई। 3 प्रमुख परिणाम यहाँ पर सामने आए, जिनमें पहला क्या है, दोनों नेताओं ने यूपीआई और एनपीआई यानी कि नेपाल का जो पेमेंट सिस्टम है उसमें पर्सन टू पर्सन लिंकेज का शुभारंभ किया। जैसे भारत में यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वैसे नेपाल में एनपीआई है, इनके बीच में पर्सन टू पर्सन लिंकेज का शुभारंभ किया। अब पर्सन टू पर्सन लिंकेज का मतलब बेसिकली क्या होता है? पर्सन टू पर्सन लिंकेज का मतलब होता है कि जो यूपीआई है इंडिया की और जो नेपाल की एनपीआई है, इन दोनों सिस्टम्स के बीच में एक इस तरीके का डिजिटल लिंक स्टैब्लिश किया जाए, डिजिटल जुड़ाव स्थापित किया जाए, जिससे कि जो लोग हैं वो सीधे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे भेज सकें। यानी कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम डेवलप किया जाए जो 2 व्यक्तियों के बीच बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी मीडिएटर के सीधे पैसे के लेन देन की सुविधा दी जाए। ठीक, तो अब अगर हम लोग देखें तो यूपीआई जो भारत का है वो दुनिया के कई सारे देशों में काम कर रहा है। जुलाई 2026 तक भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑफिशियली दुनिया के 9 देशों में काम कर रहा है। जो 9 देश कौन कौन से हैं, इस पर जगह कम है तो मैं बोल देता हूं। भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर है, नेपाल है, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर। कंबोडिया जो है वो जून 2026 में शामिल होने वाला नया देश है। ठीक, अक्सर कुछ और देशों के नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं वेबसाइट्स में, अलग अलग जगहों पर लोग बताते हैं, लेकिन ऑफिशियली इतने ही हैं। जो अलग और हमको एडिशनल देशों के नाम देखने को मिलते हैं उनमें उन देशों को वो लोग शामिल कर लेते हैं जिनके साथ भारत ने यूपीआई लागू करने के लिए एमओयू पर साइन कर लिया है, या जिनके साथ टेक्निकल इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो घोषणा के स्तर पर है। ठीक है, लेकिन ये जो नाम है ये वो देश है जो ऑथेंटिक है और जहां पर ये वर्किंग कंडीशन में यूपीआई है। तो ये संख्या कितनी है? 9 है। ठीक, लेकिन जो यूपीआई है ये लगातार ग्रो कर रहा है। सरकार इसको दुनिया के सभी देशों में लाने की कोशिश कर रही है और यूपीआई को ग्लोबल यूपीआई में कन्वर्ट करने की जो प्लान है वो देश का हमारा चल रहा है। ठीक, तो ये लिंकेज के शुभारंभ यहाँ पर किया गया। साथ ही साथ डिजिटल भाषणी डिवीजन और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंच है। तो डिजिटल इंडिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में बहुभाषी भाषा प्रौद्योगिकियों और डीपीआई को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूपीआई वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इस अवसर पर भारत द्वारा वित्त पोषित 84 पुनर्निर्माण परियोजनाएं नेपाल को सौंपी गई है। 2015 में नेपाल में बहुत भीषण भूकंप आया था और उसके बाद नेपाल में कई सारी रिकंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया ने शुरू किए थे, उनमें से 84 इंडिया ने नेपाल को सौंप दिए हैं पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करके। फिर है भारत ब्रिटेन महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का शुभारंभ, यानी कि इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे GSCO।
यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी किससे रिलेटेड है? क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है। किनके बीच में है? इंडिया और यूके के बीच में है। ठीक, तो 4 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और यूनाइटेड किंगडम के विदेश और विकास मामलों के राज्य सचिव यविट कूपर ने नई दिल्ली में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल जीएससीओ का शुभारंभ जो है वो किया है। ये जो इनिशिएटिव है, ये क्रिटिकल मिनरल्स में द्विपक्षीय सहयोग यानी कि बायलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत करेगा। जो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण है, ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनको भी सपोर्ट करने का काम जो है वो करेगा। ठीक, अब ये बेसिकली है क्या? तो ये जो जीएससीओ है, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, एक डेटा ड्रिवन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको इंडिया और ब्रिटेन ने ज्वाइंटली डेवलप किया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर जो अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी जो सप्लाई चेन है उसकी निगरानी करना है, उससे रिलेटेड जो रिस्क वगैरह हैं और जो मार्केट में आने वाली रुकावटें हैं उनको उनका पूर्वानुमान लगाना है। ये क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, बैटरी स्टोरेज हो गई, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और जो दूसरे मिनरल्स हैं उनकी सुरक्षित लचीली सप्लाई को इंश्योर करने में मदद करता है। ये जीएससीओ है, इसको आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और चीजें देखें। ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी एक संयुक्त मंच है, बात हमने करी इंडिया यूके का। इसको जो लीड कर रहा है वो कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क यानी कि टीटीआरपी, प्रौद्योगिकी नवाचार अन्वेषण एवं खनन फाउंडेशन यानी कि टेक्समिन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी कि आईएसएम धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है भारत ब्रिटेन के सहयोग के माध्यम से भारत की क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उससे संबंधित जानकारी और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत करना। हम लोगों ने भी कुछ देर पहले बात की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर है मेटा, रिलायंस इंडस्ट्री का जामनगर में संयुक्त भारत का पहला एआई एनेबल्ड डेटा सेंटर। मेटा हम जानते ही हैं, मेटा जो है वो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। ठीक, तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को गति देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने गुजरात के जामनगर में जगह ध्यान रखनी है, 168 मेगावाट कैपेबिलिटी ध्यान रखनी है, क्षमता वाला भारत का पहला डेटा सेंटर विकसित करने के लिए समझौता किया है। मेटा ने किया है और रिलायंस ने किया है, रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है। ये अगले 2 सालों में तैयार होगा और ये डेटा सेंटर भारत में मेटा का पहला बिल्ट टू सूट सेंटर होगा। बिल्ट टू सूट का मतलब क्या है? बिल्ट टू सूट का मतलब होता है कोई भी डेटा सेंटर या कोई भी ऐसी चीज जिसको उसको इस्तेमाल करने वाले की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और जरूरतों के अनुसार स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है। ठीक, इसमें जो डेवलपर या निर्माण कंपनी जो होती है ग्राहक के लिए, जैसे ग्राहक यहाँ पर कौन है? मेटा है, मेटा के लिए बनाया जा रहा है। बना कौन रहा? रिलायंस इंडस्ट्रीज बना रही है। तो मेटा की जो भी इस जो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस होंगी, जगह की जो पसंद होगी, ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको समझकर इसको डिजाइन किया जाएगा, उसको समझकर इसको बनाया जाएगा, जिससे कि मेटा के काम के लिए पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो, पूरी तरीके से अनुकूल हो। और इसका फायदा ये होता है कि जो कंपनी यहाँ पर आ रही है उसको अपनी बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सर्विसेज की जो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूरा करने के लिए पहले से ही एक कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये बिल्ट टू सूट होगा, कंपनी की बढ़ती एआई व डिजिटल सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये चीजें तो हम लोगों ने देख ली हैं, ऊपर ही दोबारा से लिखा जा रहा है इसको। खैर, मेटा प्लेटफॉर्म भारत में 2 प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा प्रदाताओं यानी कि क्लीन एनर्जी प्रोवाइडर्स, क्लीन मैक्स और फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ भी साझेदारी कर रहा है,
जिससे इसे करीब 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का समर्थन मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी यूज करी जाएगी इस डेटा सेंटर में वो क्लीन एनर्जी होगी, स्वच्छ ऊर्जा होगी। 1 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उसको कौन प्रोवाइड करेगा? क्लीन मैक्स और फोर्थ पार्टनर एनर्जी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। फिर हम लोग चलते हैं आगे। देश का पहला एआई वीडियो मॉडल वार्या। अब हम लोग आजकल देख रहे हैं एआई के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। एआई जो है वीडियो ही बनाने लगा है। हम लोगों ने कुछ समय पहले वो येटी और बंदर वाले वीडियोज यूट्यूब में बहुत सारे देखे थे, वो इसी तरीके से बनाए गए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाए गए थे। गूगल का वीईओ और दुनिया भर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको बनाने में मदद करती हैं और जो पेड होती हैं और बहुत सारा चार्जेस आपसे लेती हैं पेड सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। अब यहाँ पर भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है अवतार एआई, वो एक नया एआई वीडियो मॉडल लेके आई है वार्या। और ये देश का पहला एआई वीडियो मॉडल है जो 12 जून 2026 को लॉन्च किया गया है और इसको इंडिया एआई मिशन के तहत अवतार एआई ने विकसित किया है। तो ये ध्यान रखना है अवतार एआई का है। ये मॉडल टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो जनरेट करने की क्षमता रखता है कि 2 तरीके से इसमें हम कर सकते हैं। हमको जैसा भी वीडियो चाहिए होगा उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम टेक्स्ट के माध्यम से वहां पर लिख देंगे कि हमको क्या चाहिए, और जो भी हम वहां पर लिखेंगे उसके आधार पर वो प्लेटफॉर्म हमको वीडियो जनरेट कर दे देगा, या हम उसमें इमेजेस डाल देंगे और उस इमेजेस के बेसिस पर उससे वीडियो जनरेट करने का कमांड दे देंगे, प्रॉम्प्ट दे देंगे, और उन इमेजेस के आधार पर वो वीडियो जो है वो बनाकर हमको दे देगा। तो ये वार्या की स्पेसिफिकेशन है। ये 14 बिलियन पैरामीटर वाला एडवांस्ड मॉडल है। ठीक, यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर फोटो और रॉ वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उन्हें जैसा वीडियो चाहे वो बना सकते हैं। ऐसा करने के बाद फोटोज और वीडियो से उन्हें एक एडिट की हुई वीडियो मिल जाएगी। खैर ये वाला पॉइंट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अवतार के सीईओ और को फाउंडर कौन है? श्रवण अलुरु हैं। उन्होंने कहा है कि 100 रुपए में 211 सेकंड का वीडियो जो है वो यूजर बना सकेंगे, जो बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता हमको लगेगा। ठीक, एआई मॉडल वार्या से वीडियो बनाना बेहद आसान हो जाएगा। केवल 4 स्टेप्स में वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। 10 गुना अधिक तेज और प्रभावशाली भी ये सिद्ध होगा इसी वजह से। फिर है देश की न्यायपालिका ने महिला प्रतिनिधित्व को लेकर रचा इतिहास। देश की न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। पहली बार भारत में एक साथ 4 महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जो है वो काम कर रही हैं। इंपॉर्टेंट है। इसे महिलाओं की न्यायिक व्यवस्था में बढ़ती भागीदारी का ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। 4 महिला न्यायाधीश कौन है? सिक्किम हाईकोर्ट की जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो मदन राय, मीनाक्षी मदन राय बन गई हैं पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, की टोटल जो फीमेल चीफ जस्टिस है उनकी संख्या बढ़कर हो गई है 4। ठीक, तो टोटल ये 4 चीफ जस्टिस में हमारे पास पहली है पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल जस्टिस, मेघालय हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रेवती मोहित डेरे, और आंध्र प्रदेश की चीफ जस्टिस लीसा गिल। ठीक, इसके पहले जो थी वो 3 चीफ जस्टिस ही यहाँ पर काम कर रही थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 तक देश के विभिन्न हाईकोर्ट में कार्यरत 781 जजों में से 116 महिलाएं थीं, जो कुल कार्यरत जजों का 14.85% है। 1/3 से फिर भी कम है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको फीमेल जो वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जो ऐसे वगैरह है मेंस के जो आंसर्स उसमें भी इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी न्यायमूर्ति लीला सेठ। ये भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी जो 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। राइटर विक्रम सेठ की, बहुत रिनोन्ड राइटर है विक्रम सेठ, इंग्लिश के नॉवलिस्ट हैं, उनकी ये माँ थी। विक्रम सेठ को भी 2007 में पद्मश्री मिला था। 1988 में उनको उनका एक नॉवेल था गोल्डन गेट, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। वहीं अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी, जो 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी थी। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग आज यहाँ पर रख लेते हैं। आगे अगली वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।